आज हम एक ऐसे फिल्म मेकर की बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल सिनेमा को एक नया डायमेंशन दिया बल्कि दर्शकों के सोचने के तरीके को भी चैलेंज किया। एक ऐसा नाम जिसके आते ही दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड कहानियां, टाइम ट्रैवल और ह्यूज कैनवास उभर कर आते हैं। क्रिस्टोफर जॉनथन जेम्स नोलन, या आसान भाषा में कहें तो क्रिस्टोफर नोलन। I'm a self-taught filmmaker. I never went to film school. I never studied filmmaking in any way. Each film you take on, at whatever scale it's played out at, it's a couple of years of my life. And the award goes to Christopher Nolan. Christopher Nolan. Christopher Nolan. Did it ever feel like this is going to be complicated for the audience? It's like, you know. And above all, pure wonder. Here we go. नोलन का जन्म 30 जुलाई 1917 को लंदन में हुआ। उनके फादर इंग्लिश एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव थे और माँ एक अमेरिकी फ्लाइट अटेंडेंट थी। नोलन के पास ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की नागरिकता है और यही डुअलिटी उनकी फिल्मों में भी दिखाई देती है। नोलन बचपन से ही फिल्मों के प्रति बहुत ज्यादा फैसिनेट थे। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने अपने फादर के सुपर 8 कैमरे से अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई। नाम था डूडलवर्थ। How Christopher Nolan became a director. I started making films when I was a little kid. Borrowed my dad's Super 8 camera. I was about 7 years old. Started making films and kind of never stopped. 7. उनका ये जुनून ऑक्सफोर्डशायर के हैलीबरी कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन तक उनके साथ रहा। यूसीएल में उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, लेकिन उनका ध्यान हमेशा फिल्म मेकिंग पे ही रहा। यूसीएल में ही उनकी मुलाकात उनकी अपनी फ्यूचर वाइफ और लाइफ टाइम प्रोडक्शन पार्टनर एमा थॉम्सन से हुई। नोलन के शुरुआती दिन भी किसी महत्वाकांक्षी कलाकार की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल थे। उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म फॉलोइंग 1998 में रिलीज की। ये कम बजट की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी जिसे उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से केवल $6000 में बनाया था, लेकिन यही फिल्म उनके आर्ट की नींव बनी। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को उन्होंने अपनी पहचान बना लिया। नोलन ने जिस हिसाब से अपनी पहली मूवी बनाई थी, सबको पता था कि उन्हें बुल्सआई हिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और हुआ भी यही। फॉलोइंग की सफलता ने हॉलीवुड का ध्यान खींचा और सन 2000 में आई उनकी नेक्स्ट मूवी मेमेंटो, जिसने उन्हें इंटरनेशनली एक अलग पहचान दिलाई। मेमेंटो किसी पजल से कम नहीं थी, जहां कहानी पीछे से आगे की तरफ चलती है। इसने दर्शकों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या वो सिर्फ कहानी देख रहे हैं या फिर एक कॉम्प्लिकेटेड पजल सॉल्व कर रहे हैं। नोलन ने साबित कर दिया कि मेन स्ट्रीम सिनेमा भी इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक हो सकता है। फिर 2002 में आई इंसोम्निया, जिसमें उन्होंने हॉलीवुड सुपरस्टार अल पचिनो और रॉबिन विलियम्स के साथ काम किया। यह फिल्म नोलन की कला और हॉलीवुड के सिस्टम का एक सक्सेसफुल मिक्सचर थी, लेकिन वो फिल्म जिसने उन्हें सचमुच गेम चेंजर बना दिया वो थी साल 2005 में शुरू हुई डार्क नाइट ट्रायोलॉजी। नोलन ने बैटमैन बिगिंस के साथ सुपर हीरो फिल्म्स को एक नया आयाम दिया। उन्होंने बैटमैन को एक कॉमिक बुक कैरेक्टर से निकालकर रियलिस्टिक, डार्क और ग्रे एरियाज में खड़ा कर दिया। 2008 में द डार्क नाइट रिलीज हुई, जो सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं थी बल्कि मोरालिटी, एनार्की और जस्टिस पर एक डीप सोशल कमेंट्री करने वाली मूवी थी। हीथ लेजर का निभाया गया जोकर का कैरेक्टर सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। इस फिल्म ने $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की और 8 ऑस्कर नॉमिनेशन हासिल किए। बैटमैन के बाद नोलन ने साई-फाई को एक नया जीवन दिया। 2010 में आई इंसेप्शन, सपने के अंदर सपना, सबकॉन्शियस माइंड में घुसपैठ, एक विजुअल और इंटेलेक्चुअल मास्टरपीस। इसे 8 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से इसने 4 जीते थे। इसके बाद 2014 में इंटरस्टेलर। नोलन ने स्पेस, टाइम ट्रेवल, ग्रेविटी और लव जैसे ह्यूज सब्जेक्ट्स को एक बहुत ही इमोशनल कहानी में पिरोया। उन्होंने ऑडियंस को फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के कॉम्प्लिकेटेड सिद्धांतों से रूबरू कराया। आज भी वर्ल्ड की टॉप साई-फाई मूवीज का नाम लिया जाए तो इंटरस्टेलर सबसे ऊपर होगी। 2017 में आई डंकर्क। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर बेस्ड ये मूवी एक स्टोरी से ज्यादा एक एक्सपीरियंस थी। यहाँ भी नोलन ने टाइम के साथ खेला, कहानी को 3 अलग अलग टाइमलाइन में बांटा। इसके बाद 2020 में आई टेनेट। टाइम इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये मूवी उनकी सबसे कॉम्प्लिकेटेड फिल्मों में से एक थी, जिसे आज भी काफी लोग समझ नहीं पाए हैं। नोलन को उनके करियर में 5 एकेडमिक अवार्ड नॉमिनेशन मिले, 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशन और कई सारे बाफ्टा अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया। लेकिन इतनी डीप, कॉम्प्लिकेटेड और आर्टिस्टिक कमर्शियल हिट फिल्में बनाने के बाद भी उनके पास वो नहीं था जो उन्हें चाहिए था। और फिर 2023 में आई ओपेनहाइमर, जिसने उन्हें फाइनली बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर दिलाया। And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer.
अब सवाल उठता है कि क्या नोलन की फिल्मोग्राफी ने दुनिया के सिनेमा को बदला? नोलन ने साबित किया कि ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर सकती है। वो मास अपील और आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी को एक साथ लेकर आते हैं। नोलन आईमैक्स कैमरों के सबसे बड़े पैरोकार हैं। उनकी फिल्में सिनेमा हॉल में ही देखने के लिए बनी हैं। वो सीजीआई से ज़्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पर फोकस करते हैं, जैसे इंसेप्शन में घूमता हुआ कॉरिडोर, इंटरस्टेलर में असली कॉर्नफील्ड या फिर ओपनहाइमर में एटॉमिक ब्लास्ट। ये उनके काम को टेंजिबल फील देता है। नोलन को टाइम से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेमेंटो, इंसेप्शन, डंकर्क और टेनेट, उनकी लगभग हर मूवी में टाइम एक कैरेक्टर की तरह होता है जिसे वो काटते, मोड़ते, जोड़ते, तोड़ते रहते हैं। उनकी मूवीज सिर्फ एक्शन नहीं है, वो आइडेंटिटी, मेमोरी, गिल्ट, एग्जिस्टेंस और ह्यूमैनिटी के बड़े सवालों पर चिंतन करती हैं। म्यूजिक के मामले में भी नोलन ने कभी अपनी फिल्मों में कॉम्प्रो नहीं किया। हंस जिमर के साथ उनकी पार्टनरशिप ने फिल्मों के साउंड स्कोप को बदल दिया। उनका म्यूजिक कहानी का एक इमोशनल और सस्पेंसफुल हिस्सा हो जाता है। क्रिस्टोफर नोलन आज सिनेमा के सबसे इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर्स में से एक है। उन्होंने हॉलीवुड को सिखाया कि जोखिम उठाना और दर्शकों की इंटेलिजेंस को चैलेंज करना भी कमर्शियली हिट हो सकता है। वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो विजनरी शब्द को सही मायनों में डिफाइन करते हैं, चाहे वो बैटमैन की डार्क रियलिटी को दिखाना हो या ब्लैक होल की इमेजिनेशन करना। नोलन ने हमेशा याद दिलाया कि सिनेमा केवल एस्केप का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे सबसे कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स और सबसे बड़े ड्रीम्स को दर्शाने का एक सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है। वो ऑडियंस को चैलेंज देते हैं, उन्हें उलझाते हैं और अंततः उन्हें एक अनफॉरगेटेबल सिनेमाई एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। उनकी फिल्में नेक्स्ट जेन फिल्म मेकर्स के लिए करिकुलम का हिस्सा बनी रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक नोलन की एक भी मूवी नहीं देखी है तो भाई साहब अभी आपने मूवीज़ देखी ही नहीं है। जाओ और देख कर आओ, लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर देख चुके हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें नोलन की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद आई है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।